वी वर डिस्कसिंग अबाउट द वुंड्स एंड उसमें हमने देखा था वुंड की डेफिनेशन को, क्लासिफिकेशन ऑफ वुंड्स की थी टाइडी एंड अनटाइडी वुंड्स में। और इसके बाद हमने देखा था कि मोड ऑफ इंजरी क्या क्या हो सकती है। और उसके अलावा वुंड हीलिंग फेजेस हमने देखी थी, टाइप्स ऑफ वुंड हीलिंग देखी थी। और वी डिस्कस्ड अबाउट द फैक्टर्स दैट इनहिबिट द वुंड हीलिंग। नाउ टॉपिक इज़ अबाउट द वुंड एक्सियन एंड वुंड डिब्राइडमेंट। अब ये होता है कि जो अनटाइडी वुंड्स होते हैं ना, उनको हमने जो है करना होता है, वुंड एक्सियन करनी होती है, जिसको हम वुंड टॉयलेट भी कहते हैं। अनटाइडी मीन्स के बहुत गंदे वुंड्स हैं और उनको हमने जो है ना सफाई करनी है, उनकी वुंड की डिब्राइडमेंट करनी है। तो हम क्या करेंगे कि उसमें जो डिवाइटलाइज्ड मतलब कि जो डेड डेड टिश्यूज़ होंगे उनको हम रिमूव करेंगे और क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स को हम जो है वो प्रिज़र्व रखेंगे ताकि उनको कोई मसला ना हो। और उसके लिए हम कॉपियस इरिगेशन करेंगे, मतलब कि पानी शानी फेंकेंगे। तो इसमें डिब्राइडमेंट जो है इसका मतलब होता है अनब्रेडलिंग और लेटिंग लूज़। तो इसका मतलब होता है रिलीजिंग पस एंड रिलीविंग द प्रेशर। सिंपली ये है कि जो अनटाइडी वुंड्स होते हैं उनके लिए हमने सफाई करनी होती है। रिमूवल ऑफ द डिवाइटलाइज्ड टिश्यू होना करना चाहिए, कॉपियस इरिगेशन करनी है और पस रिलीज़ करनी है, प्रेशर रिलीव करना है और वुंड की डिब्राइडमेंट करनी है सिंपली। और फिर हमें इसके लिए क्या चाहिए कि एडिक्वेट एनेस्थीसिया चाहिए, जिसमें हम जो है वो एड्रेनालिन यूज़ करते हैं। लिम्स के लिए हम न्यूमेटिक टॉर्निकेट यूज़ कर सकते हैं और सिस्टेमिकली भी एक्सचेंज कर सकते हैं सुपरफिशियल टू डीप स्ट्रक्चर्स। और वेजल्स और नर्व्स का हमने हाथ ख्याल रखना होता है, मतलब क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स का को प्रिजर्व रखना होता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो टिश्यू है वो डिविटलाइज्ड है या नॉर्मल है? तो ये हमने उसमें देखा था, आपको याद हो अगर, सिस्टेमिक सर्जरी में हमने जब वो गट को खोला था, एब्डोमेन को, और उसमें हमें गट नज़र आती थी। जो भी डेड गट होती थी, नेक्रोटिक होती थी, मड़ी हुई गट होती थी, नेक्रोटिक सी हो गई होती थी, गैंग्रीनस हो जाती थी, उसको हम बाहर निकाल देते थे और एंड टू एंड एनास्टोमोसिस कर देते थे और उसमें हम चेक करते थे वायबिलिटी ऑफ गट। तो इसी तरह यहाँ पे है कि जो नॉर्मल होती है डर्मिस वो वाइट कलर की होती है, जबकि डेड जो डर्मिस होती है वो पिंक हो जाती है। इसी तरफ नॉर्मल फैट आपको येलो नज़र आता है, लेकिन अगर आपको पिंक नज़र आ रहा है इसका मतलब वो डिवाइटलाइज्ड है। और अगर आपको जो है मसल जो है नॉर्मल ब्राइट ग्लॉसी ट्विचीज़ व्हेन पिक्ड अप द फॉरसेक्स, तो वो हमारा नॉर्मल मसल होगा। लेकिन अगर वो डार्क हो गया होगा मसल, उसकी शाइन ख़त्म हो गई होगी, इसका मतलब वो मर चुका है। कॉम्प्लिकेशंस क्या है नॉन हीलिंग वुंड्स की, कि वुंड्स हैं वो ठीक ही नहीं हो रही, तो क्या होगा? वो इन्फेक्शन जो होगा उसमें हुआ वो पहले ब्लड में जाएगा तो बैक्टीरिया कॉज करेगा। इसी तरह अगर वो हार्ट में चला जाएगा तो एंडोकार्डाइटिस कॉज कर देगा, ब्रेन में चला जाएगा तो मेनिंजाइटिस कॉज कर देगा, बोन में चला जाएगा तो ऑस्टियोमाइलाइटिस कॉज कर देगा। इसके अलावा जो है जॉइंट्स में चला जाएगा तो सेप्टिक आर्थराइटिस कॉज कर देगा। वहाँ पे वो साइनस ट्रैक्ट बना सकता है, फिस्टुला बना सकता है, एब्सेस बना सकता है, कार्सिनोमा कॉज कर सकता है, स्क्वैमस सेल एमेलोडोसिस हो सकती है, तो सेलुलाइटिस हो सकता है, ये सब कुछ। अब मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट वुंड्स हम जो है वो मैनेज करते हैं अकॉर्डिंग टू स्वेरिटी। तो एक्यूट वुंड्स जो हैं सच एज जो हमारे टाइडी वुंड्स होते हैं साफ़ सुथरे, उनको हम एंटीसेप्टिक मेजर्स के अंडर जो है वो करते हैं। और जो अनटाइडी वुंड्स होते हैं उनको सबसे पहले टाइडी बनाना होता है, फिर हम उन्हें जो है वो प्राइमरीली क्लोज़ करते हैं या फिर सेकेंडरीली इंटेंशन से होने देते हैं। मतलब जो साफ़ सुथरे वुंड्स हैं उनको तो हम चलो कर लेते हैं ठीक, सूचर लगा के सारा, लेकिन जो अनटाइडी होंगे उनको पहले हमें साफ़ करना पड़ेगा, फिर हम उसको प्राइमरी या सेकेंडरी इंटेंशन से ठीक करेंगे। अब वो वुंड्स जो कि कंटामिनेटेड हैं या उनमें कोई फॉरेन मटेरियल है, उनको हम जो है वो किस तरह से ठीक करेंगे? इरिगेशन विद नॉर्मल सेलाइन से और डेड टिश्यू को एक्साइज करेंगे। वो वुंड्स जो कि मैन्योर से, फीसिस से, सॉइल से जो है ना हुए हुए हैं गंदे, उनको पहले हम वॉश करेंगे, डिब्राइडमेंट करेंगे और फिर उनको लेफ़्ट ओपन रखेंगे फॉर डिलेड क्लोजर। जो हेड एंड नेक का एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा रिच ब्लड सप्लाई होता है, वहाँ पे हम वुंड्स को प्राइमरीली क्लोज़ करते हैं
और फिर टेटनस प्रोफिलैक्सिस जो है वो हम देते हैं, एनाल्जेसिया और एंटीबायोटिक्स देते हैं। और वो फैक्टर्स जो कि इम्पेयर कर रहे होते हैं वुंड हीलिंग को, जो हमने पीछे देखे हैं डिड नॉट हील के अंदर, उनको हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं। तो इस तरह से हम एक्यूट वुंड्स को मैनेज करते हैं, डिपेंड अपॉन कि वो टाइडी है, अनटाइडी है, या वो हेड और नेक का है, टेटनस प्रोफिलैक्सिस है, एनाल्जेसिया एंटीबायोटिक्स है, और इस तरह से। ठीक है, वो कहते हैं कि जो गंदे वुंड्स हैं, कंटामिनेटेड या डर्टी वुंड्स हैं, बार बार वो हमें ये बात कह रहे हैं कि पहले उनको टाइडी करना है, साफ़ सुथरा करना है, फिर उनको क्लोज़ करना है। तो हमने उनको क्यों स्टिच इमीडिएटली नहीं करना होता, वो आपको बताते हैं कि अगर कंटामिनेटेड या डर्टी वुंड्स को हम पहले ही स्टिच कर देंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि वो बंद हो जाएंगे। तो वो ऑर्गेनिज़म जो कि एनारोब्स हैं, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ पे आ जाएंगे, गैस फॉर्मिंग ऑर्गेनिज़म्स आ जाएंगे, वहाँ पे पस बना देंगे, वहाँ पे गैंग्रीन बना देंगे, गैस गैंग्रीन करवा देंगे, और जो डेड टिश्यू होगा वो हीलिंग प्रोसेस भी नहीं करने होने देगा, हीलिंग प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू नहीं होने देगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि जो वुंड्स होते हैं उनको वॉश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनको डिलेड क्लोजर के लिए ओपन रखते हैं ताकि रैपिड हीलिंग हो जाए। फिर अब ये हमारा था कि अभी तक वुंड का कि हमने मैनेज कैसे करना है, लेकिन कभी कभार ना इसके कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाती हैं वुंड की। आपको पता है स्कार फॉर्मेशन, इसका मतलब होता है एशकारा से ये वर्ड ड्राइव होता है, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है फायर प्लेस। मतलब ये कि जो है अगर वुंड हील हो जाता है तो उसके बाद ना एक स्कार बन जाता है, वहाँ पर फाइब्रस सा मार्क होता है स्किन के ऊपर आफ्टर सरफेस इंजरी और वुंड हैज़ हील्ड, इसको कहते हैं स्कार। अब जो सेल्स होते हैं वो हमारे फाइब्रोब्लास्ट होते हैं जो वहाँ पे आते हैं, वो फाइबर्स बनाते हैं, ठीक है, जो कि स्कार टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारी स्किन के ऊपर स्कार बनते हैं वो लेस रेजिस्टेंट होते हैं तो यूवी रेडिएशन से, और नर्व्स जो हैं वो वहाँ पे दोबारा नहीं बनती। मतलब वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ठीक है वुंड जो है वो हील हो गया है, वहाँ पे स्कार बन गया है, उसने उसको कवर कर दिया डिफेक्ट को, लेकिन ऑब्वियसली आपको देखने से भी पता चलता है कि स्कार इज़ नॉट लाइक नॉर्मल स्किन, के नॉर्मल स्किन यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट कर रही होती है लेकिन स्कार लेस रेजिस्टेंट है। नॉर्मल टिश्यूज़ के अंदर नर्व्स होती हैं, नॉर्मल स्किन के अंदर यहाँ पे नर्व्स रीग्रो नहीं करती, तो इस वजह से स्कार फॉर्मेशन जो हो रही होती है उसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट ज़्यादा होते हैं, मसल टोन जो है, मसल पावर जो है उसकी वजह से लॉस हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाती है। स्कार्स जो एसिम्प्टोमेटिक हैं लेकिन कभी कभार एडवर्स स्कार्स भी होते हैं जो पेशेंट को डिस्कम्फर्ट में रखते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल कुछ स्कार्स होते हैं वो स्ट्रेच्ड बन जाते हैं, कंट्रैक्टेड हो जाते हैं, कुछ पिगमेंट चेंज कर लेते हैं, कुछ अपनी कॉन्टोर डिफॉर्मिटी बना देते हैं, कुछ टैटूइंग हो जाती है स्किन की, स्टिच मार्क्स रह जाते हैं। जैसे आपको पता है कि बचपन में बहुत से बच्चे होते हैं गिर जाते हैं और फिर कल को उनको वहाँ पे स्टिचेस लगते हैं फेस के ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो पूरी ज़िंदगी उनके वहीं पे रहते हैं, वो उनको निशान पड़ जाता है एक। ठीक है, तो स्टिच मार्क्स, इसी तरह हाइपरट्रॉफिक स्कार और कीलॉइड बहुत इंपॉर्टेंट स्कार्स होते हैं। वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि स्कार ठीक है, एक नॉर्मल हमारा एक हीलिंग प्रोसेस है, लेकिन कुछ स्कार्स होते हैं जो हमारे लिए नहीं है, कॉस्मेटिकली बहुत पुअर लगता है, या स्कार्स कुछ ऐसे भी होते हैं जो नॉर्मल स्किन की तरह मतलब नहीं होते ये चीज़ें, तो वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, लेकिन कुछ एडवर्स स्कार्स भी होते हैं जो बहुत गंदे मंदे होते हैं। तो अब हम जो है ना कीलॉइड्स और हाइपरट्रॉफिक स्कार्स को देखते हैं, फिर हम ये टेबल डिस्कस करते हैं। तो कीलॉइड क्या होता है, सबसे पहले कि इट इज़ एन एबनॉर्मल स्कार जो कि अपनी बाउंड्री से बियॉन्ड ग्रो कर जाता है, जहाँ पे इंजरी हुई होती है ओरिजिनल साइट से बियॉन्ड जाता है। अब ये रेज्ड एमॉर्फस सी ना ग्रोथ होती है। सबसे पहले मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाती हूँ ताकि आपको ना आइडिया हो जाए, फिर आप इसको देखो तो आसानी हो जाए। कीलॉइड ये नज़र आ रहा है, दिस इज़ एक्चुअली नॉर्मल स्कार। ठीक है, बन गया है, कॉस्मेटिकली थोड़ा स्किन की तरह का कलर नहीं है और उस तरह का नहीं है, लेकिन चलो स्कार बन गया, वुंड हील हो गया, हमें और क्या चाहिए। लेकिन कभी कभार स्कार्स ऐसे होते हैं जो कॉस्मेटिकली बहुत पुअर होते हैं, एडवर्स स्कार्स होते हैं। जैसे ये आपको कीलॉइड नज़र आ रहा है, ये आपको कीलॉइड नज़र आ रहा है, ये आपको कीलॉइड नज़र आ रहा है। ठीक है,
दिस इज़ हाइपरट्रॉफिक स्कार। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन कीलॉइड एंड हाइपरट्रॉफिक स्कार। थोड़ी पिक्चर माइंड में आई है इन चीज़ों की। तो ये मैं आपको दिखाऊं कीलॉइड, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ कीलॉइड। तो सबसे पहले मुझे बताएं इसकी कोई बाउंड्री है, मतलब स्कार की अपनी बाउंड्री से बाहर आ गया है, ये रेज्ड आपको फील हो रहा है, इसकी कोई शेप है एमॉर्फस सी अजीब सी, ठीक है, ग्रोथ है, और इसमें पेशेंट को बहुत ख़ारिश होती है पहली बात, और दूसरी पेन होती है, ठीक है। और ये जो हाइपरट्रॉफिक स्कार है, ये इसका ये होता है कि चलो स्कार तो बना है लेकिन ना इसकी कोई अपनी बाउंड्री से या ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करता, मतलब अपनी बाउंड्रीज़ में ही रहता है, और ये आहिस्ता आहिस्ता रीग्रेस भी कर जाता है, मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाता है। लेकिन जो कीलॉइड है ये तो बस कहता है कि नहीं, मैंने अब वापस नहीं जाना, मैं तो रहूँगा पूरी ज़िंदगी, ठीक है। तो इसमें भी हाइपरट्रॉफिक स्कार में भी पेन प्रोराइटिस हो रहा होता है, मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, लेकिन चलो देखते हैं इनको हम कैसे फिर मैनेज करते हैं और क्या चीज़ चलती है इसमें। तो वो आपको यही चीज़ें मैंने आपको जो बताई हैं कीलॉइड के बारे में, कि फिर हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसके अंदर जो है वो देखते हैं कि रैंडमली ऑर्गेनाइज्ड कोलेजन होता है कीलॉइड के अंदर, और कोलेजन फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं इनके अंदर। नेगेटिव वुंड हीलिंग फैक्टर्स आ जाते हैं, लाइक इन्फेक्शन हो जाता है, कभी कभार एक्सेसिव टेंशन हो जाता है, फॉरेन बॉडी हो जाती है, आ जाती है, कीलॉइड्स में रिपीटेड ट्रॉमा होता है, तो इस वजह से ना ये हील नहीं इतनी जल्दी होते हैं कीलॉइड वाले। हाइपरट्रॉफिक में उसी तरह है कि डज़ नॉट एक्सटेंड द बियॉन्ड द बाउंड्रीज़, लेकिन इनका एक साइज़ होता है और आहिस्ता आहिस्ता रीग्रेस कर जाते हैं। ये कीलॉइड्स की तरह जो है ना अपनी मर्ज़ी नहीं करते। सिम्टम्स एंड साइंस वही हैं कि कंट्रैक्चर्स हो जाएंगे, पेन, प्रोराइटिस, रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट। तो मैनेजमेंट क्या करेंगे? देखो, ट्रीटमेंट तो नहीं कर सकते इनका स्कार्स का, एक दफ़ा बन गए हैं तो बस ठीक है। प्रिवेंशन कर सकते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स कैसे करेंगे? हम वुंड्स की केयरफुल प्लानिंग करेंगे, जहाँ पे हम लगता है कि ये हाइपरट्रॉफिक में कन्वर्ट हो सकता है उसको हम देखेंगे, वहाँ पे टेंशन कम रखेंगे, स्किन क्रीज के अलॉन्ग इंसिजन देंगे। आपको पता है ना हमारी लैंगरहैंस लाइंस हैं स्किन के ऊपर अल्लाह ताला ने दी हुई, उनके लॉन्ग इंसिजन दो यार, ठीक है। तो उनके लॉन्ग दो ताकि स्कार जो है वो इस तरह का ना बने। सूचर मटेरियल अच्छा यूज़ करो, सस्ता फजूल ना इस्तेमाल करो। टिशू हाइपॉक्सिया जो है उसको मिनिमाइज़ करो ताकि अच्छी हीलिंग हो वहाँ पर। इन्फेक्शन जो है उसको ना आने दो, हीलिंग अच्छी होने दो। हाइपॉक्सिया ना क्रिएट करो, इन्फेक्शन ना क्रिएट करो, सूचर अच्छा लगाओ, स्किन क्रीज के लॉन्ग इंसिजन दो, टेंशन कम करो, केयरफुल प्लानिंग करो। ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं हम? कंप्रेशन गारमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, सिलिकॉन जेल यूज़ कर सकते हैं, क्रीम यूज़ कर सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ कर सकते हैं। जो स्कार्स हैं उनको हम सर्जिकली रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन हम उसको निकालेंगे वो दोबारा बन जाएंगे, ठीक है। रेडिएशंस के थ्रू उसको ख़त्म कर सकते हैं, सर्जिकली ख़त्म कर सकते हैं, लेज़र के थ्रू ख़त्म कर सकते हैं, या क्रायोथेरेपी के थ्रू ख़त्म कर सकते हैं। दीज आर द ट्रीटमेंट्स। तो कंपैरिजन समझ आ रहा है कि टेंशन की वजह से हाइपरट्रॉफिक स्कार होता है। कीलॉइड का कोई कॉज हमें नहीं पता। जीन्स में ये होता है कि कीलॉइड इज़ अ फीमेलियल, ब्लैक्स में ज़्यादा होता है कीलॉइड्स। हाइपरट्रॉफिक जो है वो बच्चों में ज़्यादा होता है, कीलॉइड थोड़ी लेटर एजेस में होता है, मेल फीमेल दोनों में इकट्ठा होता है एक जैसा। अब हाइपरट्रॉफिक जो है वो अपनी बाउंड्रीज़ को क्रॉस नहीं करता, लेकिन कीलॉइड कर जाता है। कौन सा जो है वो परसिस्ट रहता है और कौन सा रिग्रेस कर जाता है? हाइपरट्रॉफिक रिग्रेस करता है, कीलॉइड नहीं करता। ज़्यादातर जो कीलॉइड की होता है वो फेस, शोल्डर और स्टर्नम पे होता है, जबकि हाइपरट्रॉफिक जो है मोस्टली फ्लेक्सर सर्फेसिस पे होता है। इसके अलावा ये वाला टेबल था, मैंने आपको बताया था कि मैं बाद में बताऊंगी। नॉर्मल जो स्कार होता है वो जो है वो क्या होता है? फ्लैट होता है, हाइपर या हाइपोपिगमेंटेड होता है, आहिस्ता आहिस्ता रिग्रेस कर जाता है और नॉर्मल टिश्यू रिपेयर होता है। इमेच्योर स्कार में क्या होगा? वो रेड होता है, थोड़ा सा एलिवेटेड और खारिश होना शुरू हो जाती है। मैच्योर स्कार बन जाता है, नॉर्मल टिश्यू रिपेयर है। लेकिन हाइपरट्रॉफिक कीलॉइड में देखें कि दोनों हमारे पेनफुल हैं, दोनों इची हैं, दोनों रेज्ड हैं। हाइपरट्रॉफिक अपनी बाउंड्रीज़ में रहता है, कीलॉइड एक्सटेंड करता है। हाइपरट्रॉफिक इज़ सेल्फ लिमिटेड और लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रिग्रेस करता है।
एक्सेसिव मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से होता है। कीलॉइड जो है वो कंटिन्यूसली ग्रो करता रहता है, उतारें तो दोबारा बन जाता है। और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन किस में है? कीलॉइड्स में। तो ये हमारा टॉपिक था। आप इसके बारे में, वूंड के बारे में। अब आप हमारे आते हैं क्रॉनिक लेग अल्सर्स। इसका मतलब सबसे पहले अल्सर क्या होता है कि कोई भी डिफेक्ट हो स्किन के अंदर बिलो द लेवल ऑफ नी। अब लेग की बात की जा रही है ना, तो डिफेक्ट इन द स्किन विच इज़ बिलो द लेवल ऑफ नी persisting for more than 6 weeks and no tendency to heal after 3 or more months। तो इसको कहते हैं क्रॉनिक लेग अल्सर। ठीक है, ये जो 6 हफ्तों से ज़्यादा रहता है, डिफेक्ट होता है स्किन के अंदर, नी के नीचे रहता है। क्रॉनिक 6 हफ्ते से ज़्यादा, लेग नी के नीचे है, अल्सर है मतलब डिफेक्ट इन द स्किन है। अब क्लासिफिकेशन इसकी क्या होती है? क्रॉनिक वीनस हो सकते हैं, आर्टीरियल हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये हमारे हैं वैस्कुलर में वीनस, आर्टीरियल, विंग्स, मिक्स्ड। न्यूरोपैथिक में डायबिटिक्स में होते हैं, मेटाबॉलिक में डायबिटिक्स में हो गए, गाउट के लोगों में हो गए, हेमाटोलॉजिकल में सिकल सेल डिजीज़ है, ट्रॉमा में प्रेशर इंजरी बर्न्स की वजह से अल्सर्स बन जाते हैं, ट्यूमर जो है उसमें कार्सिनोमास बेसल सेल या स्क्वामस की वजह से इन्फेक्शन, बैक्टीरियल, फंगल, प्रोटोजोअल, पेनिकुलाइटिस में फैट नेक्रोसिस, पायोडर्मा गैंग्रियोनिज्म, स्पेशल में हाइपरटेंसिव अल्सर। वीनस अल्सर जो है मोस्ट कॉमन कॉज है लेग अल्सर्स के। क्रॉनिक वीनस इनसफिशेंसी में जो है ना ये बनते हैं। क्या होता है हमारी ना वो एक्चुअली जो लेग्स की वेन्स होती हैं ना, उनमें वॉल्स होते हैं। जब वो वॉल्स डैमेज हो जाते हैं तो वीनस इनसफिशेंसी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो वेन्स ने जो ब्लड वापस हार्ट की तरफ लेके आना होता है वो नहीं लाता। तो वीनस हाइपरटेंशन शुरू हो जाती है, तो ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और फिर ब्लड इकट्ठा होकर बाहर आना शुरू हो जाते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में, तो उसकी वजह से अल्सर्स बन जाते हैं। अब उन्होंने 2 थेरीज़ आपको बताई हैं कि फाइब्रिन कफ थेरी है कि वेरिकोस वेन्स जो हैं उनमें कैपिलरीज डैमेज हो जाती हैं, तो फिर जो है वो वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, फाइब्रिन इकट्ठा हो जाता है। मतलब कि वेरिकोस वेन्स में जब कैपिलरीज डैमेज होती हैं तो उनमें से ब्लड बाहर आता है, ब्लड बाहर आता है तो इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, फाइब्रिन आना शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से अल्सर्स बन जाते हैं। ठीक है, और दूसरी वाइट सेल थेरी होती है कि वीनस हाइपरटेंशन की वजह से जो हैं हमारे वाइट सेल्स वो आके एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। वो आके क्या करते हैं, फिर वाइट सेल्स में से क्या निकलता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स निकलना शुरू हो जाते हैं। वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स क्या करते हैं, अल्सर बना देते हैं। या वो कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मॉलिक्यूल वो डर्मिस में आ जाते हैं वीनस हाइपरटेंशन की एंडोथेलियल इंजरी की वजह से, और फिर ग्रोथ फैक्टर्स आ जाते हैं, फिर वो रिपेयर प्रोसेस नहीं चलता और फिर एक अल्सर बन जाता है जो कि क्रॉनिकली चलता है। अब वीनस अल्सर जो है इरेगुलर सा नज़र आता है उसके, ठीक है, वेल डिफाइंड बॉर्डर्स होते हैं उसके उसके गिर्द जो है हमारी रेड सी स्किन होती है। ज़्यादातर हमें डिस्टल और मेडिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लोअर लेग पे नज़र आते हैं, मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द लोअर स्पेक्ट्स पे, और लेटरल जो वीनस अल्सर्स होते हैं वो ज़्यादातर शॉर्ट सैफनेस वेन्स की वजह से होते हैं। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा वीनस अल्सर का, डायग्नोसिस कैसे होगी, तो वो हम क्लिनिकली देख लेते हैं कि मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द वहाँ पे मोस्टली बने होते हैं, वेल डिफाइंड मॉडल्स होते हैं और रेड सी स्किन नहीं होती है, तो क्लिनिकली हम डिटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा जो हमारे वेरिको ये जो होती हैं डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड, उससे तो हम डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या होगा, कंप्रेशन स्टॉकिंग से, ये तो आपको पता होगा, ये हम वैरिकोस वेन्स का चैप्टर देखेंगे ना, वीनस डिसऑर्डर्स में भी हम देख लेंगे कि हम क्या करेंगे कि हम जो है वो कंप्रेशन करेंगे। कंप्रेशन जो है वो कंप्रेशन स्टॉकिंग्स जो है वो हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा हमारी कि हम ड्रग्स कौन सी यूज़ करें, तो वो कहते हैं कोई एंटीबायोटिक्स का तो कोई रोल नहीं है, लेकिन एक ड्रग है पेंटोक्सीफाइलिन, वो कुछ काम करती है। इसके अलावा जो है अगर पेन है तो एनाल्जेसिया दे देंगे, अगर स्किन ख़राब हो गई है अल्सर की वजह से तो स्किन ग्राफ्टिंग कर देंगे। सर्जरी हम किन लोगों में करते हैं, जो क्रॉनिक वीनस लेग अल्सर्स के होते हैं, सुपरफिशियल वीनस रिफ्लक्स, उनके अंदर हम सर्जरी करते हैं। ठीक है,
उसके बाद आ जाता है हमारी आर्टीरियल अल्सर्स। मैं इनकी पिक्चर्स आपको बाद में दिखा देती हूँ। आर्टीरियल अल्सर्स जो होते हैं ये इस वजह से, वीनस अल्सर्स मैंने आपको बताया ना कि उनके वॉल ख़राब हो जाते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, वीनस हाइपरटेंशन और वह सब कुछ। आर्टीरियल अल्सर्स क्यों होते हैं? क्योंकि आर्टरी ब्लॉक हो गई है, इस्कीमिया हो गया है, उसकी वजह से जब ब्लड सप्लाई नहीं जाता, फॉर एग्जांपल एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से, माइक्रोवैस्कुलर डिसीज़ की वजह से, तो वो ज़्यादातर हमें वीनस अल्सर्स कहाँ मिल रहे थे आपको? मीडियल एस्पेक्ट ऑफ लेग पे ना, या शॉर्ट स्टिफनेस वेन्स के केस में लेटरल पे। लेकिन आर्टरीज़ आपको, आर्टीरियल अल्सर जो है वो टोज़ पे, हील्स पे, बोनी प्रोमिनेंस पे नज़र आते हैं। और आर्टीरियल अल्सर्स मोस्टली पेनफुल होते हैं, पंक्चड आउट होते हैं, वेल डिमार्केटेड एजेस होती हैं, और इनमें पेरिफेरल पल्सेस जो हैं वो वीक या इम्पाल्पेबल होती हैं, ऑब्वियसली क्योंकि आर्टरी ब्लॉक हुई हुई है। इट इज़ एसोसिएटेड विद एथेरोस्क्लेरोसिस, बर्गर डिजीज़, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, एज और ओबेसिटी। ट्रीटमेंट क्या है कि हमने क्या करना है कि जो पेन है उसको ट्रीट करना है, एनाल्जेसिया दे के, इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करना है। और क्योंकि आर्टरी बंद हुई हुई है तो जैसे हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती थी तो उसको खोलते थे, इसी तरह यहाँ पे भी सर्जिकल रिवैस्कुलराइजेशन करेंगे एंडोल्यूमिनल टेक्निक के थ्रू, बाईपास सर्जरी जो होती है, ठीक है। ये एंकल ब्रेकियल फ्रैक्चर इंडेक्स होता है, अगर ये 0.7% से 0.7 से कम है तो फिर हम करते हैं ये सर्जरी, अदरवाइज़ नहीं करते। ये क्या होता है प्रेशर इंडेक्स, ये हम इसके आर्टीरियल चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद एक होती है सिलोस्टाजोल। ये होती है जब हमारी जो आर्टरी है वो बंद हो गई हुई है तो पेन कॉज कर रही है, तो सिलोस्टाजोल जो है ये पेन रिड्यूस करती है और वॉकिंग डिस्टेंस इंक्रीज करती है इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन में, ठीक है। तो क्लॉडिकेशन में हम सिलोस्टाजोल यूज़ करते हैं, आर्टीरियल अल्सर्स में हेल्पफुल नहीं है, बस कभी वेन्स आर्टरीज बंद हो गई हैं तो उस केस में। मैं इसको रिपीट कर देती हूँ, सबको डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ, कोई मसले की बात नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि आर्टीरियल अल्सर्स क्यों हो रहे हैं, किस जगह पे ज़्यादा कॉमन है और हम उसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। न्यूरोजेनिक अल्सर्स जो है इसके नाम से पता चल रहा है ये डायबिटिक लोगों में, लेप्रोसी, कोहल, यूरेमिया, नर्व इंजरी या ट्रांसवर्स वेलाइटिस के केस में जो है ना नर्व्स के अफेक्ट हो जाती हैं, फिर एनेस्थीसिया हो जाता है लिम्स को, पेशेंट सेंस नहीं कर सकते प्रेशर को, पेन को, माइनर ट्रॉमा को सेंस नहीं कर सकते। आपको पता है डायबिटिक्स जो हैं इनको क्योंकि नर्व्स इनकी डैमेज हो गई होती हैं तो ये बिल्कुल इनको पता नहीं चलता पाँव पे कुछ चोट लगी है, क्या हुआ है, उसकी वजह से वो अल्सर बन जाता है वहाँ पे। तो इसका जो क्लिनिकल फ़ीचर होता है ये कि क्योंकि नर्व्स ख़राब हो गई हैं तो अब ये पेनलेस होगा। आर्टीरियल अल्सर पेनफुल है, ठीक है, ये पेनलेस होंगे, ये डिफरेंस होता है इनका। तो सबसे पहले तो एक डायबिटिक होगा आपके पास, वो आएगा और ज़्यादातर जो है वो उनकी जो टो होगी ना, मतलब उनका पाँव जो होगा उनकी डिफ़ॉर्मिटी भी होगी, क्लॉ टोज़ होंगे या न्यूरोपैथिक चारकोट होता है वो आगे हम देखेंगे कैसा होता है। उनकी स्किन भी ख़राब हुई होगी, स्वेटिंग कम हो जाएगी, ड्राई स्केली फीट होंगे। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? सेंसरी एग्जामिनेशन करेंगे, पेशेंट को कुछ सेंस ही नहीं हो रहा होगा, डायबिटिक्स की हिस्ट्री होगी, डायबिटीज़ की, अंडरलाइंग ऑस्टियोमाइलिटिस भी हो सकता है, तो इससे हमें पता चल जाएगा। तो इन्होंने डिफरेंस बताया हुआ वीनस आर्टीरियल न्यूरोपैथिक का कि वीनस में जो है डीवीटी की हिस्ट्री होगी, प्रेगनेंसीज़ की, ओबेसिटी, मिसकैरेजेस की, आर्टीरियल में डायबिटिक्स की हिस्ट्री होगी, स्मोकिंग या डिसलिपिडीमिया की, न्यूरोपैथिक में डायबिटिक्स की कॉज होगी या पेरिफेरल न्यूरोपैथी की। साइट क्या है? वीनस जो है मीडियल एक्सपेक्ट पे ज़्यादा होते हैं और जो आर्टीरियल हैं ये प्रेशर साइट्स पे नीचे, पाँव के नीचे, मतलब जो पाँव होते हैं के नीचे होंगे या टोज़ पे होंगे, और न्यूरोपैथिक प्रेशर साइट्स पे होते हैं। पेन जो है वो वीनस के केस में इतनी ज़्यादा नहीं होती, आर्टीरियल के केस में बहुत सीवियर पेन है और न्यूरोपैथिक में पेनलेस है। इरेगुलर बॉर्डर्स होते हैं किसके? वीनस के, आर्टीरियल के पंच्ड आउट होते हैं और न्यूरोपैथिक पे पंच्ड आउट होते हैं। सराउंडिंग स्किन जो है उसमें वीनस में पिगमेंटेशन हो जाती है हीमोसिडुइन के इकट्ठे होने की वजह से, आर्टीरियल में जो है वो एट्रोफिक स्किन होती है शाइनी सी, और न्यूरोपैथिक में कैलस बन जाता है। फिज़िकल एग्जामिनेशन क्या है? वीनस में वेरिकोसिटीज़ होंगी, पल्मोनरी एडीमा होगा, आर्टरी में क्या होगी? पल्सेस एब्सेंट होंगी और पेलर हो जाएगा, और न्यूरोपैथिक में क्या होगा? न्यूरोपैथी होगी, सेंसेशंस ड्रॉप हुई होंगी। वीनस में हम क्या करेंगे? हम अल्ट्रासाउंड करवाएंगे डुप्लेक्स, और आर्टीरियल के केस में हम जो है वो एंजियोग्राफी करेंगे, एमआर या सीटी, और आर्टीरियल ब्रेकियल इंडेक्स करेंगे, एंकल ब्रेकियल इंडेक्स, ठीक है।
डिक्यूबिटस अल्सर, इसके नाम से पता चल रहा है कि पेशेंट जो हैं वो जो बिल्कुल जो है वो बैठे रहते हैं ना, हर वक्त लेटे रहते हैं बिस्तर पे, तो उनके प्रेशर साइड्स पे ना अल्सर्स बन जाते हैं बेड रिडन पेशेंट्स में, क्योंकि उनका जो सॉफ्ट टिश्यू होता है वो बोन और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स के दरमियान में ना हो जाता है, फिस जाता है। ठीक है, बेड या व्हील चेयर पे जो होते हैं, तो उसकी वजह से ये होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट से जो है बाकी इसका करते हैं।